सबसे बड़ा बात यह है कि कुछ महीने पहले अपने बजट पेश किया यहाँ, बजट पेश के बाद 3-4 महीना ज्यादा से हो गए, इसी के अंदर सारे बजट पेश हुए, चर्चा हुए, फिनांस बिल पास हुए, हम लोग सब कुछ चर्चा करने के बाद अब अचानक रोल बैक करते हैं, कहां अमेंडमेंट करते हैं कि यह शोभा देते हैं। पार्लियामेंट में हम लोग इतने सदस्य जिसमें भाग लिए थे, हम लोग चर्चा किए थे, यह बिल पारित किया था, तो उसका कोई दाम नहीं है, तो अगले दिन ये बजट पेश कराने का क्या जरूरत है? आप खुद एक ऑर्डिनेंस लाइए और जो जो आपको मन चाहे वो उसमें शामिल कर दीजिए, बस खत्म। तो इसलिए ये आप ये सदन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, सदन को आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। और दूसरी बात देखिए, आपने कॉर्पोरेट टैक्स को कटौती की है, लेकिन सैलरी टैक्स को क्या होगा? आम लोगों को क्या होगा? जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको आप कोई सुविधा नहीं देते, आप सिर्फ कॉर्पोरेट की उधर भागते हैं, कॉर्पोरेट को दिखा देते हैं, एक के बाद एक आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। HPCL जैसा कंपनी, उसको भी आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। लगता है ये कॉर्पोरेट, द गवर्नमेंट हैज बीन टर्न्ड इनटू ए गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट, ऑफ द कॉर्पोरेट, फॉर द कॉर्पोरेट। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हिंदुस्तान देख रहे हैं कि इंडिया GDP ग्रोथ फॉर द सेकेंड क्वार्टर स्लम टू 4.5% फ्रॉम 5% इन द प्रीवियस जून क्वार्टर। आपने कह रहे हैं कि इंपैक्ट पॉजिटिव है, ये क्या पॉजिटिव निकला? 5% ग्रोथ था, उससे घटकर 4.5% में आ गया। देखिए, आज नहीं, हिंदुस्तान में 2008 साल में भी इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जब सारे दुनिया की ग्लोबल रिसेशन हुई थी, तब हमारी हिंदुस्तान में इसका असर पड़ने को था, लेकिन हम पड़ने नहीं दिया, इसलिए कि हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, चैलेंज के साथ मुकाबला करने के लिए नया नया मेजर अपनाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यू आर सिंपली ड्रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग। दैट इज वाई आवर इकोनॉमी हैज बीन स्लम्पिंग। देखिए, किसी से कुछ सीखने के लिए कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी ने जब RCEP सिग्नेचर करने के लिए यह आपकी सरकार फैसला लिया था, उनको विरोध किया था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। सरकार ने सुनी और उससे वापस आ गया। अच्छा हुआ। सैफरॉन पार्टी के बहुत सारे आइडियोलॉग भी, आपकी संघ परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने इसको विरोध किया, इसलिए आप वापस लौट गए। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहते हैं, आप बिना किसी हिचक डॉक्टर मनमोहन सिंह से वार्ता कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनसे हिदायत लीजिए। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मनमोहन सिंह के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी उन्होंने प्रॉफिटिकली कहा था कि 2% GDP फॉल होगा, हुआ है। GST के बारे में प्रॉफिटिकली हम लोग कहा था कि GST के चलते हिंदुस्तान की माली हालत बिगड़ेगी, वो हुआ है। सर, GDP की बात कही इन्होंने, इन्फ्लेशन की बात कही, लेकिन इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि यह किसकी देन है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है सभापति महोदय कि जितने भी काम हुए, चूंकि मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि जो माननीय मोदी जी ने, माननीय निर्मला सीतारामन जी ने, हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी, इन लोगों ने जो मेहनत करके इस कॉर्पोरेट बिल को नीचे करने का फैसला किया है और जो मेक इन इंडिया की तरफ इस देश को ले जाएगा, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी बिल के आधार पर करूंगा। लेकिन इन्होंने बात कही RCEP की, सोनिया जी ने इसका विरोध कर दिया, स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध कर दिया। स्वदेशी जागरण मंच को जितना आप जानते होंगे उससे ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उसका संस्थापक सदस्य रहा। 92 में मैं उसका संस्थापक सदस्य था। मैंने 5 साल होल टाइमर के नाते उसमें अपनी जिंदगी दी है, और मैं एक ऐसा सांसद हूं जो सेवाग्राम से अलकबीर तक 750 किलोमीटर की पदयात्रा की है मैंने, इसलिए स्वदेशी जागरण मंच मेरे दिल में। लेकिन ये RCEP का डिसीजन 2011 में किसने लिया? आप फंसा दीजिए चीजों को।
अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात है। संजोग यह है कि इस सदन के बड़े प्रमुख सदस्य कार्ति चिदम्बरम यहां बैठे हुए हैं। आज आप समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यदि नुकसान हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में हो रहा है। हम लाखों रुपए का आयात कर रहे हैं। इवन मेक इन इंडिया में जो यहां कंपनियां आ रही हैं वो बाहर से ही मैन्युफैक्चरिंग करके आ रही हैं और असेंबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? 96 में जीरो टैरिफ एग्रीमेंट WTO में उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने साइन कर लिया। क्या आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल कोई ट्रीटी साइन कर लेते हैं गवर्नमेंट का और उसको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं? ये इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ताकत थी जिसने कि RCEP साइन नहीं किया। नहीं तो इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता जो कि बिना RCEP को साइन किए हुए आ जाता। आज भी सुनिए, आप ये समझिए, IMF दो चीजें हुई। ये कटनेज साहब ने कहा कि GDP को ही केवल बाइबिल मान लेना, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं है और फ्यूचर में GDP का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। और इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, केनेडी ने 1968 में, दादा ये आपकी जानकारी के लिए कि GDP का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, मैं केनेडी का मार्च 18, 1968 का जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट्स एयर पोल्यूशन एंड सिगरेट एडवर्टाइजिंग एंड एम्बुलेंस टू क्लियर आवर हाईवेज ऑफ कार्नेज, इट काउंट्स स्पेशल लॉक्स फॉर आवर डोर्स एंड द जेल्स फॉर द पीपल हु ब्रेक देम, इट मेजर्स नेदर आवर विट nor our courage, neither our wisdom nor our learning। ये GDP के बारे में कहा है केनेडी ने 1968। रॉबर्ट ऑफ केनेडी स्पीच एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैनास मार्च 18, 1968। या नहीं, I'm just saying he was presidential candidate and he was the head of this GDP in America. America formed the committee in 90s. Please. So, please. Sir, जब वो बोलने के लिए खड़े हो तो उसका जवाब दे दें सर। Yeah, nothing will go on record except Shikhan. Robert Kennedy is relevant because he was head of GDP in America in 1968. America formed the committee for GDP. So that's why I am quoting him. So it measures neither our wit nor our courage. और इसके बाद दुनिया में प्लीज मैं हिंदुस्तान में ही आ रहा हूं। दुनिया में क्या हो गया कि आज की जो नई थ्योरी है सर, आज की नई थ्योरी है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर आम आदमी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। GDP से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैप्पीनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही 1989 से लेके दिल्ली एंड गॉब जो कि इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसके आधार पर कि भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है सर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार आने के बाद सभी गांव में शौचालय सभी गरीबों के बने या नहीं बने? लोगों को 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2022 तक सबों को मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी घरों में 2024 तक ये सरकार का टारगेट है कि नहीं पीने का पानी मिलेगा? आयुष्मान भारत में सभी गरीबों को इंश्योरेंस कवर 5 लाख का फैमिली में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 करोड़ घरों में बिजली सभी घरों में लग गया कि नहीं लग गया? सभी घरों में गैस चूल्हा लगा कि नहीं लगा? और यही एक थ्योरी है सर जो कि नई थ्योरी है जिसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। इसीलिए जो GDP की थ्योरी है, GDP जिसने बनाया
कटने, उसको भी जीडीपी के ऊपर विश्वास नहीं था, और अमेरिका जिसने इसके ऊपर लाया, ये जीडीपी जो है, हम आम गांव गरीब किसान महिला को सुविधा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और यही सत्य है। सर में जब यह फैसला किया तो प्रधानमंत्री जी को एलके झा साहब, और एलके झा साहब को मैं अच्छे तरीके से इसलिए जानता हूं कि एलके झा साहब और मैं दोनों एक ही जिले को बिलोंग करते हैं। एलके झा साहब ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी कि इसके बाद हमने कहा कि आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से अपने को बाहर निकालने के लिए या इस कन्वर्टिबिलिटी के बारे में भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। और आज सिचुएशन ऐसा है कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इशारे पर कैसे काम करेंगे, ये आपकी देन है, आपकी दिशा है। दो थ्योरी और है सर। एक बासिल की थ्योरी है, यहां भरतरी माता साहब बैठे हुए हैं, और मेरा बड़ा पेट प्रोजेक्ट है। दो एग्रीमेंट इस सरकार ने और साइन की। एक बासिल जो 1988 में माननीय राजीव गांधी ने साइन की, और पूरी बासिल की थ्योरी कैपिटल एडिक्वेसी है। क्योंकि आप लोग जब चर्चा करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम पर भी जाएंगे कि बैंकिंग एनपीए हो गया, ये जो यूपीए सरकार की देन है 2004 से लेकर 2014 तक, आप उसके ऊपर जो है बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बैंक का हाथ कैसे बंद कर दिया, कैपिटल एडिक्वेसी कैसे बंद कर दी। आप ये समझें कि बासिल 1988 में शामिल हुआ, हम सिग्नेटरी हो गए बिना किसी सोच के। एक प्राइवेट बॉडी में G7 ने कोई फैसला कर लिया, हमने बासिल थ्योरी साइन कर ली सर। और बासिल 1, बासिल 2, बासिल 3 और बासिल प्लस प्लस पर चल रहे हैं। और कैपिटल एडुकेसी के लिए आप ये समझिए कि आज डिसइन्वेस्टमेंट यदि हो रहा है तो आप बीपीसीएल को बेच रहे हो, एयर इंडिया को बेच रहे हो, इसको बेच रहे हो, उसको बेच रहे हो। आखिर इंटरनेशनल थ्योरी में हम क्या करेंगे, आपका साइन किया हुआ है। और उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक और बुरा चीज, यहां माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, कि बासिल से भी जो खतरनाक इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और मुझे लगता है कि उससे कैसे अपने को बाहर करना चाहिए, आरबीआई बार बार कह रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने वित्त मंत्री जी से ये सुझाव भी देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, मैं इसीलिए यह बात कर रहा हूं कि ये जो बजट में टैक्सेशन हमने कम किया है, इसका मेन टारगेट है कि हमको लोगों को रोजगार देना है। मेन टारगेट यह है कि भारतीय कंपनी को आगे ले जाना है। मेन टारगेट यह है कि एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम जिस दिन लागू हो गया, बिना किसी जिरह के, क्योंकि आरबीआई बार बार इसके लिए कह रहा है, पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम इसके लिए बार बार कह रही है। और हमारी फाइनेंस कमेटी के सामने जब भी बैंकिंग आई तो उसने ये कहा, जिस दिन ये साइन कर लिया, आप ये समझिए कि अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार लेंगे, और ये सब कांग्रेस के कारण होगा। तो मैंने आपको बताया कि एक कांग्रेस ने ये सारे एग्रीमेंट साइन करके भारत को एक इस तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया है जिसमें कि भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं 202 कंट्रीज का जो है डाटा लेकर आया हूं। एशिया में, एशिया जिसके बारे में कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी अपनी बातें कही, स्पष्टता के साथ कही, कि चाहे सिंगापुर हो, चाहे दुबई हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, इन सबों के साथ भारत का मुकाबला है। एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स इन एशिया लगभग 45 कंट्री हैं, 45 कंट्री में 20.05, 20% टैक्स है एशिया में। मैन्युफैक्चरर यहां मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे? वो दुबई क्यों नहीं चले जाएंगे? वो बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाएंगे? आज समझिए कि एक छोटा सा शर्ट भी यदि बनता है तो बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन ताइवान, किसकी देन है? यूरोप जो कि बहुत विकसित है, हम हमेशा बात करते हैं कि यूरोप में बहुत विकास हुआ, रोड बहुत अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, रोजगार बहुत अच्छा। यूरोप जिसमें 49 देश हैं, 49, उनका एवरेज कॉर्पोरेट रेट है 18.35। जर्मनी में 29। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं रीजन की, मैं अब अमेरिका में 45% होगा, 50%, उसकी थोड़े बात कर रहे हैं। अमेरिका में तो 1943 तक टैक्स ही नहीं था, और 1945 तक वो टैक्स जो है वो 16-17% था। वो तो डेवलप हो गया। आप जर्मनी की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, आप उस देश की बात करिए जिसमें कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे 10 करोड़ परिवार रहता है। 40 करोड़ लोगों को यदि मनरेगा जैसी योजना नहीं हो, यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट में 1 रुपया किलो ये मोदी जी की सरकार जो है चावल और गेहूं नहीं दे, तो भूखे रहने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। और आप उसकी तुलना अमेरिका जैसे देशों के साथ करते हैं। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट टैक्स 22.96 के एवरेज से है, तो आपको लगता है कि भारत में विकास हो सकता है, भारत में इस तरह की चीजें आगे बढ़ सकती हैं? और यदि आप इस तरह के टैक्स नीचे नहीं करते हैं, कमाते नहीं हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा स्पीकर महोदय, मैं भी बहुत थक गया हूं। आप ये समझें होता क्या है, कई एक कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई सर, और उसमें से एक कमेटी बनाई इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने, मेजर्स टू टैकल ब्लैक मनी इन इंडिया 2012 सीबीडीटी चेयरमैन के। 2012 आप ही ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 3-4 चीजें कही जिसको कि कांग्रेसी भूल गए सर। सबसे पहला उसने कहा, उसकी रिपोर्ट है सर हमारे मोदी जी के ऊपर और चीजों की कि इकोनॉमी यदि डाउन जा रही है तो ये हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया। मैं उस कमेटी की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूं सर। पहले प्रणब मुखर्जी साहब के ये कमेटी की रिपोर्ट दी गई, बाद में चिदम्बरम साहब जो है उसके वित्त मंत्री थे। ये है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी मेजर्स टू टैकल ब्लैक मनी इन इंडिया एंड अब्रॉड 2012 में, हेडेड बाय लक्ष्मण दास, सीबीडीटी चेयरमैन। 2012 की कमेटी की रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।